तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर आधारित प्रश्न और उसका फार्मूला, यानी फार्मूले के साथ हमने उसका प्रश्न भी कुछ सॉल्व करवाया था। लेकिन हमने आपसे कहा था कि देखिए, इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो 10 बने, 15 बने, 20 बने अथवा 25 बने, वो सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज हम लोग उसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी को कम से कम एक पेपर में उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 50%। विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 कम था। मतलब उसने 50 अंक प्राप्त किया, लेकिन 50 अंक से वो क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब 50 अंक और पा जाता तो वो पास हो जाता। कह रहा है प्रश्न पत्र में पूर्णांक होंगे। आपको इधर प्रश्न देख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, इससे रिलेटेड हमने कल आपको एक फार्मूला बताया था कि यदि कोई विद्यार्थी A% अंक प्राप्त करता है, मतलब A% उसको न्यूनतम अंक प्राप्त होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है? B अंक प्राप्त करता है और C अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बराबर, तो हमने आपको बताया होगा कि देखिए, पूर्णांक बराबर फार्मूला होता है 100 B + C बटा के हो जाएगा A। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 100। B का मान कितना है? तो B का मान वो 50 अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 50 आपका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा और 50 ही आपका C हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस यहाँ पर 50 और बटे, उसने A% प्राप्त किया था, मतलब कितना प्राप्त किया था? तो आप कहोगे 50% वो प्राप्त किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50। तो आप देखो कि 50 दूनी 100 हो जाता है और यहाँ 50 और 50 कितना हो जाएगा? 100। 100 में यदि हम 2 का गुणा करा दें तो ये रिजल्ट आएगा आपका 200। इसका मतलब ये है कि उस परीक्षा का जो कुल पूर्णांक था वो कितने का था? 200 का था। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए, 4 विकल्प आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं। पहला है 200, दूसरा है 250, तीसरा है 275 और चौथा है आपका 300। तो आप ऑप्शन नंबर ए में ही देख रहे हो कि 200 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसका फार्मूला भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर नहीं देखे हैं तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा परिश्रम बैच के नाम से, तो वहाँ पे आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे शुरू से लेकर अभी तक के। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा जो दूसरा प्रश्न रहने वाला है वो कह रहा है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसको 80 अंक मिलते हैं, परंतु वह 70 अंकों से असफल रहता है। उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? तो आप देखिए, 15% उसको चाहिए पास होने के लिए, यानी पासिंग मार्क का कितना है? 15%। लेकिन वो करता क्या है कि 80 अंक तो प्राप्त करता है, लेकिन वो 70 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो आपको बताना है कि उस आपका परीक्षा का परिणाम कितना था। ठीक है, यही पूछ रहा है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, 900, 1000, 1200 और इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो कि आप कहोगे कि ये तो वही फार्मूला लगेगा जो आप इससे पहले वाले सवाल में लगाए थे। देखिए कैसे, A% चाहिए उसको पास होने के लिए, B अंक प्राप्त करता है, C अंक से वो फेल हो जाता है। तो आपका जो पूर्णांक होगा उसके लिए फार्मूला क्या होता है? अभी फार्मूला हमने पहले सवाल में लिखा था 100 B + C बटा A। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, B का मान कितना है? 80 है, उसके बाद C का मान कितना है? 70 है और बटे A का मान कितना है? तो 15 है। तो आप देखो कि 8, 7, 15, मतलब 80 और 70 को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 100 × 150, फिर बटे हो जाएगा आपका 15। अगर 15 से इसको काटेंगे तो 10 बेरिया में ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 100 × 10 तो कितना हो जाएगा कुल मिला जुला के? तो आप कहोगे इसका रिजल्ट आएगा 1000, यानी परीक्षा का जो कुल पूर्णांक का अंक होना चाहिए वो 1000 का होना चाहिए। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? अब आप ऑप्शन से मैच कराइए। पहला ऑप्शन है 900, दूसरा है 1000, तीसरा है 1200,
चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कितना दिया है, 1000 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके समझ में आया है। अगला सवाल हम लोग चलिए बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। अगला जो सवाल हमारा रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि कोई परीक्षार्थी एक परीक्षा में 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 484 अंक तो उसे मिलते हैं, लेकिन वो 11 अंक से क्या करता है, फेल मार जाता है, मतलब फेल हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि यदि उत्तीर्ण होने का जो प्रतिशत है वो 33 हो। तो ये देखो सवाल को आपका घुमा दिया है, मतलब सीधे सीधे नहीं पूछा है, थोड़ा सा क्या कर दिया है, घुमा दिया है। तो यहाँ पर उसे पास होने के लिए चाहिए 33%। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हिंदी में कितना अच्छा से लिखा है कि यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 33 हो, मतलब चिन्ह गणित का नहीं लगाया, बस लिख दिया है प्रतिशत 33 हो, आपको खुद समझना होगा। उसके बाद कह रहा है तो महत्तम अंक कितने थे, मतलब इसका पूर्णांक कितना था। तो आप देखो कि एक विद्यार्थी है जिसे 33% अंक चाहिए पास होने के लिए, लेकिन वो करता क्या है कि उसको मिलते हैं 484 अंक और वो 11 अंक से फेल मार जाता है। तो पूर्णांक बताइए। तो आप कहोगे सर ये तो वही फार्मूला है जो कि आप अभी बता रहे हैं। तो हाँ, ये उसी फार्मूले पर लगेगा। अगर आप सवाल को थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़वाए तो तुरंत ये क्या करेगा, आपको घुमा देगा और टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एकदम बारीकी से सवाल को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 100 फार्मूला आपका होता है 100 b + c / a। ये रहा आपका b और ये रहा आपका c। तो आप देखो कि 100, उसके बाद b का मान है 484, c का मान है 11 और d का मतलब a का मान है आपका 33। तो आप देखो 484 में 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 495। यानी ये हो जाएगा 100 × 495, 4 1 5 8 1 9 और यहाँ पर हो जाएगा 33। तो अगर आप इसे काटोगे 33 से, तो देखिए 33 से कम 33 हो जाएगा। तो 49 में से अगर आप 33 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे देखो आप 49 में से 33 घटाओगे तो यहाँ 6 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, मतलब 165 हो जाएगा। क्योंकि इधर मिलेगा 16 और ये 5, तो 16 और 5 अगर पास पास लिख दे तो हो जाएगा 165। और आप जानते हो 33 पंचे 165 होता है, यानी ये 5 आपका लिख जाएगा। यानी 33 का गुणा अगर हम 15 बार करें तो 495 आ जाएगा, मतलब 15 बार में ये 495 कट गया। अब 100 का गुणा अगर 15 के साथ करवाए तो कितना आंसर आएगा, तो आप कहोगे ये 1500 हो जाएगा। यानी उस परीक्षा में जो कुल पूर्णांक था वो कितने अंक था, तो 1500 अंक का। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए 4 विकल्प दिए हैं। पहला है आपका 1450, दूसरा है आपका 1500, तीसरा है आपका 1200 और चौथा है आपका 1545 और इसमें पांचवा भी ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो कि दिया है 1500 और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे समझ में आया है। अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अंक अधिक प्राप्त किए और सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए। तो ए के अंक बताइए। तो आपको ए का अंक बताना है। तो कितने लोग हैं यहाँ पर, 3 लोग हैं। एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। अब देखिए जो सी वाला है उसको 400 में से कितना अंक मिलता है, तो आप कहोगे 300 अंक मिलता है। ठीक है, पूर्णांक कितने का है, 400 का है। तो 400 में से 300 अंक सी वाला प्राप्त करता है। लेकिन जो बी है वो सी से 5% अधिक अंक प्राप्त करता है। यानी जो बी है वो सी से कितना अंक प्राप्त करेगा, 5% ज़्यादा। तो देखिए बी का कितना हो जाएगा तब, 300 प्लस। अब देखिए आपके दिमाग में आएगा कि सी से 5% ज़्यादा है तो हम 300 का 5% निकाल कर और जोड़ दें, जबकि ऐसा गलत होगा क्योंकि कुल पूर्णांक कितने का है, 400 का है। तो हम लोग आपका सी का मान प्लस 400 का 5% निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादा है इसलिए जोड़ रहे हैं, अगर कम होता तो घटा देते। तो देखिए यहाँ पर 00 से 00 काट दिए, 4 पंचे 20 हो गया और 20 को अगर हम 300 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 320। इसका मतलब ये है कि जो बी है वो सी से 5% अधिक अंक पाया तो उसका अंक हो गया 320। अब जो ए है
वो क्या कर रहा है कि वो कहता है कि वो B से 10% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो B कितना प्राप्त किया है आपका 320, तो 320 प्लस 400, क्योंकि कुल पूर्णांक 400 है तो 400 का कितना प्रतिशत, 10% निकाल कर B में अगर आप जोड़ दोगे तो जो आएगा वो A का अंक आएगा। तो यहाँ पे डबल जीरो काटोगे, 4 दहा में 40, 40 को अगर 20 में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 60, यानी कुल मिला जुला कर A का अंक कितना आया 360। हमसे A का ही अंक पूछ रहा था तो A का अंक कितना आ गया 360, और यही आपका क्या है सही उत्तर है। तो ऑप्शन से आप मैच कराइए। पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 310, दूसरा दिया है 325, तीसरा दिया है 350, चौथा दिया है 360। तो आप देखो चौथा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 360 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप यहीं पर थोड़ा सा पढ़ने में गलती कर देते, ऐसे करते, जो B को अंक मिला है आप करते 300 प्लस, क्योंकि आपके दिमाग में यही चलता कि B C से 5% अधिक अंक प्राप्त किया है तो C का अंक कितना है 300, तो 300 का हम लोग 5% निकाल कर ऐसे कर देते, 3 पचे 15 जोड़ते 315 आ जाता। फिर हम इसका 10% निकाल कर A का अंक निकालते, गलत हो जाता, एक भी आंसर मैच नहीं करता। और आपका जो सवाल है अगर पेपर में ऐसे सवाल पूछ लेता तो वो भी क्या हो जाता, मिस्टेक से गलती हो जाता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पेपर से पहले अपनी तैयारी को एकदम मजबूत करके चलेंगे ताकि पेपर में एक भी सवाल हमसे छूटे न और हमारा रिजल्ट अच्छा आए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि एक छात्र को एक परीक्षा में कुछ अंक मिले, कितने अंक मिले हमें नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कुछ अंक मिले थे, तथापि पुनर्मूल्यांकन के बाद उसके अंक मूलतः प्राप्त अंक से 40% कम हो गए, जिससे उसका नया स्कोर 96 हो गया। पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्र के कितने अंक कम हो गए। तो देखिए हुआ क्या कि उसको पहले कुछ अंक मिला था, लेकिन फिर से उसकी कापियों को चेक किया गया। चेक करने के बाद पाया गया कि जितना उसको मिला था उससे उसका जो नया स्कोर है वो 40% कम होकर 96 हो गया है। तो बताना है आपको कि कितना अंक कम हो गया, यानी जब पुनर्मूल्यांकन होने के बाद कितना अंक कम हुआ जिसकी वजह से उसको 96 नंबर मिले। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि सबसे पहले उसको 100% मिला था। ठीक है, हमें नहीं पता तो मान लेंगे कि 100 उसको अंक मिले थे। अब परसेंट नहीं है 100 हम लोग मानेंगे। देखिए 100 आपका मानने के बाद फिर से मतलब ये तब है जब शुरू में उसका स्कोर मिला था, मतलब शुरुआती दौर में उसको 100 में से मान लेते हैं 100 अंक मिल गया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि उसकी कापी फिर से चेक हुई तो 40% कम कर दिया गया। 100 में से 40% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। जब कम कर दिया गया तो अब आप बताइए कि अब उसको कितने अंक मिलेंगे। तो आप कहोगे पहले तो 100 अंक मिले थे लेकिन 40 अंक कम कर दिया गया, तो अब जो उसको मिलेगा, जो नया उसका स्कोर होगा वो 60% होगा। यानी 40% जब आप 100 में से घटा दिए तो कितना मिला आपको 60%। ये आपका क्या है, नया स्कोर है। ठीक है, नया स्कोर। अब हम अगर माने कि उस विद्यार्थी को कितना अंक मिला था, यक्स अंक मिला था, तो यक्स अंक का अगर हम लोग 60% निकालें तो कुल मिला जुलाकर उसको जो नया स्कोर था वो हो जाएगा आपका 96। यही आपको मिला था। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 6 से काटेंगे तो हो जाएगा 16, और आपका 10 का गुणा 16 में करा देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 160 अंक। इसका मतलब ये है कि शुरुआती दौर में उसको कितना मिला था, 160 अंक मिला था, लेकिन अब हुआ क्या कि 40% अंक कम कर दिया गया। 40% अंक कम कर दिया गया तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्र के कितने अंक कम हुए। तो देखिए पहले उसका अंक था 160, लेकिन 40% कम करके उसका जो नया अंक था वो बना दिया गया 96। तो कितना कम किया गया, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि 160 जो उसका पुराना था उसमें से जो उसको नया मिला है उसको घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो हम लोग भी घटा देंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4, उसके बाद 15 में से 9 गया 6 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो अंक कम किया गया था वो था 64, यानी उस बेचारे का अंक कितना कम कर दिया गया,
64 अंक कम कर दिया गया, जिसकी वजह से पहले तो वो था 160 पर, लेकिन पहुंच गया किस पर, 96 पर। जैसे आपका एसएससी जीडी में नॉर्मलाइजेशन होता है तो किसी किसी का अच्छा खासा नंबर आता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद घटकर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और किसी किसी का कम अंक रहता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका अंक बढ़ जाता है और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कितना अंक कम किया गया, 64 अंक कम कर दिया गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए, पहला ऑप्शन दिया है 58, दूसरा दिया है 68, तीसरा दिया है आपका 64, चौथा दिया है 56 और पांचवा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर अगर आप सी को देखोगे तो उसमें दिया है आपका 64 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि यहाँ पर किसी परीक्षा में राजेश ने 112 अंक प्राप्त किए। किसी परीक्षा में राजेश ने क्या किया, 112 अंक प्राप्त किया, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक था। मतलब जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे वो 32 अंक अधिक प्राप्त किया और कुल कितना स्कोर किया, 112। उसके बाद कह रहा है सोनल ने 75% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 70 अधिक है। मतलब जितना उसको प्राप्त करना चाहिए था पास होने के लिए, उतने से वो 70 अंक अधिक प्राप्त कर ली। कौन, सोनल। तो कह रहा है परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने प्रतिशत हैं, मतलब कितना प्रतिशत चाहिए उसको पास होने के लिए। ठीक है, तो आप देखो कि दो लोग हैं, एक है राजेश और दूसरी है सोनल। ठीक है, यहाँ पे राजेश को कितना अंक मिलता है, तो आप कहोगे 112 अंक उसको मिला है। राजेश को 112 अंक मिलते हैं और पास होने से कितना ज़्यादा अंक मिल गया उसको, तो आप कहोगे जितना मिलना चाहिए था पासिंग मार्क का उससे वो आपका 32 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो आप कहोगे कि पासिंग मार्क का अंक कितना है, जैसे ये बताइए, उसको पासिंग मार्क का जितना पाना चाहिए उससे वो कितना पाया है, 32 अंक ज़्यादा पाया है। तो अगर इस 32 को हम घटा देंगे 112 में से तो हमें मिल जाएगा पासिंग मार्क का, मतलब इतना अंक चाहिए हमको पास होने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 112 में से 32 को घटाएंगे तो मिलेगा कुल मिला जुला कर ये 80। ठीक है, कितना मिल गया आपका, 80 मिल गया। यानी 80 अंक पास होने के लिए चाहिए। अगर राजेश 80 अंक प्राप्त करता तब पर भी वो पास माना जाता। ठीक है, अब बात करते हैं सोनल की, और ये 80 अंक क्या है, पासिंग मार्क का। इसको ध्यान में रखिएगा, अभी इसका ज़रूरत पड़ेगा। सोनल क्या करती है, 75% अंक प्राप्त करती है, लेकिन जितना पास होने के लिए उसको चाहिए उससे वो क्या करती है, 70 अंक ज़्यादा प्राप्त करती है। तो पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, 80 अंक चाहिए, लेकिन वो क्या करती है, 70 अंक ज़्यादा प्राप्त करती है। तो अगर हम कहें कि पेपर में कुल यक्ष अंक थे, मतलब पूर्णांक यक्ष अंक का था, तो यक्ष अंक का वो 75% प्राप्त करती है, बराबर पासिंग होने के लिए जितना अंक चाहिए। तो पासिंग मार्का के लिए कितना अंक चाहिए, 80 चाहिए, लेकिन वो 80 से कितना ज़्यादा अंक प्राप्त करती है, तो 70 अंक ज़्यादा प्राप्त करती है। ये क्या है आपका परीक्षा का कुल पूर्णांक, जिसको हमने यक्ष माना है। देखिए यक्ष गुणे ये हो जाएगा आपका 75 बटा के 100, और यहाँ पर 8 7 15 मतलब ये 150 हो जाएगा। आप जानते हो 75 दूना 150 होता है, और 2 का गुणा अगर 100 में करा देंगे तो 100 दूना कितना हो जाएगा, 200। यानी यक्ष बराबर ये हो गया 200। ठीक है, ये क्या है, ये है पूर्णांक। यानी अगर कोई विद्यार्थी 200 में से 80 अंक प्राप्त कर लेता है तो वो पास माना जाएगा। राजेश ने क्या किया, 200 में से 112 अंक प्राप्त किया, जिसकी वजह से पासिंग मार्का से 32 अंक उसको ज़्यादा मिले। सोनल क्या करती है, 200 में से उसने क्या किया, परसेंटेज में 75% प्राप्त किया, जितना उसको मिलना चाहिए था पासिंग मार्का के लिए उससे वो 70 अंक ज़्यादा प्राप्त कर ली। तो हमने पूर्णांक पता कर लिया 200 अंक का। अब पूछ रहा था हमसे कि ये बताइए कि ये जो पासिंग मार्का है ये कितने प्रतिशत का है। मतलब अंक में तो आपको पता है, लेकिन परसेंटेज में भी बता देंगे तो अच्छा होगा। तो हम लोग चलिए परसेंटेज में बताते हैं। यहाँ पे परसेंटेज में लिखेंगे तो पासिंग मार्का का अंक बटा कुल अंक कितना था, 200, और गुणे कर देंगे यहाँ पे 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो आप देखो कि 00 2 से 80 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 40%। इसका मतलब ये है
कि कोई विद्यार्थी अगर 100% में से 40% पा जाता है वो पास माना जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो अब अपने उत्तर से मैच करा लीजिए। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है वो 35%, दूसरा दिया है 45, तीसरा दिया है 40, चौथा दिया है आपका 30, पाँचवा दिया है 42। तो आप देखो ऑप्शन नंबर सी में, अगर आप देखो तो 40% दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा सवाल है वो ये कह रहा है कि एक परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 30% तथा 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। फिर दोनों विषयों में 27% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। दोनों विषयों में कितना, 27%। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 248 है तो परीक्षा देने वाले कुल विद्यार्थी होंगे। यानी समझिए दो सब्जेक्ट है आपके पास, कौन कौन सा, एक है आपका हिंदी, दूसरा है आपका अंग्रेजी, इंग्लिश है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि पहले सब्जेक्ट में 30% विद्यार्थी फेल होते हैं, दूसरे में 35%। अगर हम दोनों की बात करें, मतलब बोथ की, दोनों की बात करें तो दोनों विषयों में 27% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। अगर पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी जो विद्यार्थी पास हो जाते हैं उनकी संख्या कितना है, 248 है। 200 यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 48। तो आप बताइए कि उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। तो आपको हम फार्मूला बताए थे कि ये बताइए, जब पहले सब्जेक्ट में एक विद्यार्थी फेल होता है, दूसरे में एक विद्यार्थी फेल होता है, फिर दोनों में फेल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसके लिए फार्मूला हमने बताया था 100 माइनस a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। जहाँ ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा, ठीक है। तो ये कौन सा फार्मूला है, दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 100 माइनस ए की जगह पर लिखेंगे आप 30, बी की जगह पर लिखेंगे 35 और सी की जगह पर आप लिखोगे 27। उसके बाद यहाँ पर लगा दोगे प्रतिशत। आप देखो कि 35 में से 27 को घटाओगे, यानी 15 में 7 जाएगा, 8 बचेगा। 8 को 30 में जोड़ोगे तो 38 होगा। 38 को यदि हम 100 में से घटा दें तो कितना बचेगा, 62 बचेगा। यानी दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 62 है। अब दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी दिया है, प्रतिशत भी पता है, तो हम मान लेंगे कि माना उस क्लासरूम में या पेपर देने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या यक्स थी। अगर हम यक्स का 62% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 248। तो ये हो जाएगा आपका 248। अब देखो, अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ें 24 बार, मतलब 24 ऐसा पढ़े कट जाए, तो आप कहोगे 6 चौक 24, यानी 62 चौका हो जाएगा आपका कितना, 248। तो अगर हम 100 का गुणा 4 में करा दे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 400। यानी उस पेपर को देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी थी, 400 थी, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी विषय सम्मिलित था, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, हमने बता दिया 400। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया है पहला ऑप्शन 425, दूसरा ऑप्शन 380, तीसरा ऑप्शन 370, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन नंबर डी टिक करोगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा सवाल है वो कुछ इस तरीके का है कि किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, 56%, 54%, 50% एंड 44%। तो देखिए दो विषय हैं आपके पास, कौन कौन सा, एक है आपका मैथ और एक है आपका इंग्लिश, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में, यानी 34% तो मैथ में फेल हो गए। उसके बाद 42% अंग्रेजी में फेल हो गए, 42% अंग्रेजी में फेल हो गए। उसके बाद दोनों में कितने फेल हुए, तो अगर हम बोथ की बात करें, दोनों की बात करें, तो आपका यहाँ पर 20% दिया है। तो 20% जो छात्र होते हैं
वो दोनों विषयों में फेल हो गए। तो बताना है कि दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए, मतलब कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों के लिए फार्मूला आपको कल बताए थे कि ये 100 माइनस a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, यानी दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत इस फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हो। a की बात करें तो ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा और c ये हो जाएगा। तो अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करें तो 100 माइनस a की जगह पर कितना हो जाएगा, 34 प्लस b की जगह पर 42 माइनस c की जगह पर 20, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो 42 में से अगर हम 20 को घटाएं तो 22 बचेगा। 22 को अगर हम 34 में जोड़ें तो कितना होगा, 56 होगा। और अगर हम 56 को 100 में से घटा दें तो आप कहोगे 44 बचेगा। कितना बचेगा, 44%। यानी दोनों विषयों में पास होने वाले जो विद्यार्थियों का प्रतिशत है वो कितना है आपका, 44%। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में 44%, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक परीक्षा में 32% छात्र गणित में, 40% छात्र विज्ञान में, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। जैसे अभी ये सवाल लगाए हैं पिछला वाला, सेम वही फार्मूला, सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस अंक बदल गया है, तरीका वही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैथ है, उसके बाद साइंस है, फिर यहाँ पर बोथ है। ठीक है, अगर मैथ की बात करें तो 32% छात्र मैथ में फेल होते हैं। अगर बात करें साइंस की तो 40%, यानी इन लोगों का साइंस बड़ा कमज़ोर है, 40% विद्यार्थी फेल हो जा रहे हैं। अगर दोनों की बात करें तो 20% जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में क्या करते हैं, फेल मार जाते हैं। तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, इसके लिए फार्मूला होता है 100 माइनस a प्लस बी माइनस सी, उसके बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्रतिशत का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस a आपका ये मैथ वाला है, b साइंस वाला है, और दोनों c है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 प्लस 40 माइनस 20। अगर आप ध्यान से देखो तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कैसे, आप 40 में से 20 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। 20 को अगर हम 32 में जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 52। अगर 52 को 100 में से घटा दें तो कितना मिलना चाहिए, 52 को अगर 100 में से घटा दें तो मिलना चाहिए 48, क्योंकि आप जानते हो 48 और 52 कितना होता है, 100 हो जाता है। 48% आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। यानी दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो 48%। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 60%, बी में दिया है आपका 52%, सी में दिया है 48% और डी में दिया है 72%। तो यहाँ पे 48% जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में, 65% विद्यार्थी विज्ञान में पास हो गए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, मतलब अनुत्तीर्ण हो गए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। मतलब बताइए कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो आप देखो यहाँ पर एक है आपका हिंदी, उसके बाद क्या है आपका साइंस है, यानी SCIENCE। ठीक है, ये साइंस है, उसके बाद हिंदी है। तो अगर बात करें हिंदी की तो 70% विद्यार्थी पास हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ये बताइए 70% पास है तो कितना फेल हुए, तो आप कहोगे 30%, क्योंकि 100% विद्यार्थियों को अगर माने 70% पास हो गए, 30% क्या हो गए, फेल हो गए। उसके बाद अगर हम विज्ञान में बात करें तो 65% विद्यार्थी तब पास हैं, लेकिन अगर फेल की बात करें तो 35% विद्यार्थी इसमें भी क्या हैं, फेल हैं। ठीक है, यानी हिंदी से ज़्यादा तो विज्ञान वाले क्या हैं, कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से इनके फेल होने की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। उसके बाद अगर दोनों की बात करें, यानी बोथ की बात करें, तो दोनों में फेल कितने हुए हैं, तो आप कहोगे 27% दोनों में फेल हो गए हैं। 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो बताना है आपको
कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। तो आप जानते हो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, इसके लिए फार्मूला लगता है 100 माइनस a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्रतिशत। ये रहा आपका a, ये रहा b और ये रहा c। ये पास वाला छोड़ देंगे, फेल वाले को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस a की जगह पर कितना है 30 है, b की जगह पर है 35 और c की जगह पर है आपका 27। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्रतिशत। तो अगर आप 35 में से 27 को घटाओगे तो 8 मिलेगा, 8 को 30 में जोड़ोगे तो 38 मिलेगा, और 38 को यदि 100 से घटा दोगे तो 62 मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो 62 और 38 दोनों को मिलाओगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 62% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 62%, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला सवाल है उसमें कह रहा है कि अरु को हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी व संस्कृत में मिलाकर 72% अंक मिले। जैसे आप 10वीं जब पास किए होंगे तो कुल मिला जुलाकर आपका परसेंटेज जितना आया होगा उतना आप लिखे होंगे। तो सेम वैसे ही सवाल है आपका। अगर आपने 10वीं पास किया है, इवन 10वीं तो पास ही किए होंगे, हम क्या बोल रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए 10वीं का रिजल्ट अगर आप जब बनता है 10th का, तो उसमें सारे सब्जेक्ट रहते हैं, 5 या 6 सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, रहते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी कर रहा है कि अरु को हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी व संस्कृत में मिलाकर। तो सबसे पहले देखिए हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान यानी साइंस, उसके बाद क्या है जी, मैथ है, उसके बाद क्या है आपका संस्कृत है। यहाँ पे यस ए लिख देते हैं ताकि संस्कृत हो जाए। तो कितने सब्जेक्ट हुए, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हुए। पांचों सब्जेक्ट में मिला जुलाकर उसका जो अंक है वो कितना है, 72%। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक थे। मतलब 100 अंक हिंदी में भी, 100 अंक अंग्रेजी में भी, 100 अंक साइंस में भी, 100 मैथ में भी और 100 संस्कृत में भी। तो कह रहा है कि अरु को हिंदी में 80 अंक मिले। अरु को हिंदी में कितना मिलता है, 80 मिलता है। उसके बाद संस्कृत में 70, संस्कृत कहाँ है, यहाँ पर है, संस्कृत में उसको 70 मिलता है। उसके बाद अगर बात करें गणित की, तो गणित में उसको कितना मिलता है, 76। उसके बाद अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में बात करें तो 65। उसके बाद अगर कहें विज्ञान में, तो विज्ञान में मतलब हमको नहीं दिया है, विज्ञान की जगह क्या कर दिया है, क्वेश्चन मार्क कर दिया है, और यही पूछ रहा है कि बताइए विज्ञान में उसको कितने अंक मिले। तो अगर आप क्लास 10th का अगर अपने सर्टिफिकेट में अंक निकालना सीखे हैं तो ये सवाल बहुत ही ईजी है। कैसे, देखिए सबसे पहले आप जानिए कि कुल पूर्णांक कितने का था। तो 100 का था, तो पूरा सब्जेक्ट का मिला देंगे, तो 5 सब्जेक्ट है तो कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा, 500। यानी कुल पूर्णांक हमारा है 500। अब 500 में से वो कितना अंक प्राप्त करती है, तो 500 में से वो 76% प्राप्त करती है। 76% मतलब कितना, 76 नहीं 72। ठीक है, यहाँ पर कितना प्राप्त करती है, 72%। तो 500 का हम लोग 72% निकालेंगे, कितना अंक बना। तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा 500 गुणे 72 बटा के 100। डबल जीरो काट दोगे तो 5 दूना हो जाएगा 10, 5 सते 35 और 1 36। इसका मतलब ये है 500 में से कुल मिला जुलाकर पाँचों सब्जेक्ट में वो 360 अंक पाई। पाँचों सब्जेक्ट का मिलाकर अंक कितना पाई, वो 360 अंक पाई। ठीक है, तो आप जो ये हिंदी, अंग्रेजी, मैथ और संस्कृत का अंक है उसको जोड़ लीजिए। तो आप देखिए जोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। फिर देखिए 8 और 6 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा, तो 14 और 7 हो जाएगा 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 21 और 7 होता है 28। तो यहाँ पे हो जाएगा 28। 28 में एक हासिल जोड़ोगे क्योंकि 6 5 11 था, तो ये हो जाएगा 29। अगर हम कुल जितना अंक उसको मिला था, कुल कितना अंक मिला था 500 में से 360, उसमें में से 4 सब्जेक्ट का अंक जोड़कर घटा दें तो जो बचेगा वो हमारा साइंस का बचेगा। क्योंकि 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट के अंकों को हमने जोड़कर
पूरे 5 सब्जेक्ट के अंकों में से घटा दिया तो बचेगा कौन, 5वां सब्जेक्ट में कितना अंक मिला। तो देखिए 10 में से गया कितना मिला 9, और यहाँ बचा 15, 15 में से 9 जाएगा तो कितना मिलेगा 6, और यहाँ पर ख़त्म हो गया। मतलब ये 69 अंक मिला। यानी जो साइंस में उसको अंक मिलना चाहिए था वो कितना मिलना चाहिए था, 69। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में 72 दिया है, बी में दिया है 69, सी में दिया है 59, आपका डी में दिया है 71 और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 69 वही आपका क्या है, सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल में। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पर विज्ञान का विषय है, ठीक है, विज्ञान का विषय है और भाषा का, 2 पेपर होते हैं, एक विज्ञान का एक भाषा का। विज्ञान का जो कुल पूर्णांक है वो है आपका 300 और जो भाषा का कुल पूर्णांक है वो है आपका 200। वो करता क्या है कि विज्ञान के जो पूर्णांक है 300 उसमें से वो 32% प्राप्त करता है, 32% प्राप्त करता है। आपसे पूछ रहा है कि भाषा में वो कितने प्रतिशत प्राप्त करे ताकि कुल मिला जुला कर, यानी विज्ञान को भी मिलाकर और भाषा को भी मिलाकर उसका जो रिजल्ट मिले वो बन जाए 46%। ये आपका सवाल है। अभी इसको सॉल्व नहीं किए हैं, बस आप एक डायग्राम बना दिए हैं जिससे एक आउटलाइन मिल जाए। अब देखिए 300 अंक अगर उसको मिले हैं जिसमें से वो 32% अंक प्राप्त करता है तो आप कहोगे कि कितना अंक ये पाया, यानी 32% कितने अंक के बराबर होगा। तो हम कहेंगे आप 300 का 32% निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि विज्ञान के विषय में उसने कितना अंक प्राप्त किया। 00 काट दिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी 96 अंक उसको मिला है। कितने में से, 300 में से। किस विषय में, विज्ञान के विषय में, ठीक है। अगर हम कहें कि आप विज्ञान और भाषा को मिला दो तो कुल पूर्णांक कितना होगा, तो कुल पूर्णांक हो जाएगा 500। कुल पूर्णांक कितना हो गया 500। 500 का वो कितना प्रतिशत प्राप्त करना चाहता है, दोनों को मिलाकर 46%। तो 500 का आप 46% निकाल दीजिए। 00 कट जाएगा तो 5 छक 30, 5 चौक 20 और 3 23। यानी वो चाहता है कि उसको 500 में से 230 अंक मिले, जिसमें से पहले सब्जेक्ट में वो 96 अंक प्राप्त कर चुका है। तो दूसरे सब्जेक्ट में कितना प्राप्त करेगा, तो आप कहोगे पूरे में से पहले सब्जेक्ट वाले को घटा दीजिए। पहले सब्जेक्ट वाले को घटा दिए तो जो मिलेगा वो दूसरा वाला सब्जेक्ट मिलेगा। तो 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ बचा 2, तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ बचेगा 1। ये हो गया 134 अंक मिला। लेकिन 134 अंक से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो अंक हमसे नहीं पूछा, वो हमसे पूछा है कितना प्रतिशत उसको भाषा में मिलना चाहिए। तो 134 का यदि हम प्रतिशत निकालेंगे तो 134 जितना उसको मिला है बटे भाषा में कुल कितने का पूर्णांक था 200 का, तो 200 गुणे कितना कर देंगे 100, और यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे 00 यहाँ पर 2 6 आपका हो जाएगा 12 और 2 7 14, यानी 67% उसको भाषा में मिल जाए तो कुल मिला जुला के उसका जो रिजल्ट बनेगा वो 46% का बनेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए 4 विकल्प आपके ऑप्शन में दिए हैं। पहला है आपका 72, दूसरा है 67, तीसरा है 66, चौथा है आपका 60। तो आप ऑप्शन नंबर बी पर नोट करो कितना दिया है, तो आप कहोगे 67% दिया है, जो कि हमारा सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक परीक्षा में, मतलब एक ही परीक्षा में आर्यन को 350 अंक और विद्या को 76% अंक मिले। ठीक है, आर्यन को कितना मिला है 350 और विद्या को कितना मिला है 76%। यदि विद्या को आर्यन से 296 अंक अधिक मिले, किसको मिले, विद्या को आर्यन से कितना 296 अंक अधिक मिले, तो इस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक थे। तो 2 लोग हैं, देखिए एक है आर्यन, एक है विद्या। ठीक है, आर्यन को मिलता है 350 अंक,
विद्या को मिलते हैं 76%। और जो विद्या है वो आर्यन से कितना अंक अधिक प्राप्त कर लेती है? 296 अंक ये आर्यन से अधिक प्राप्त कर लेती है। तो अगर आपसे कहें कि विद्या को कुल कितने अंक ज़्यादा मिले या कुल कितने अंक मिले, तो कुल अंक आपके कितने हो जाएंगे? तो आर्यन का अंक जो कि 350 है प्लस कितना हो जाएगा? 296। क्यों? क्योंकि आर्यन से 296 अंक विद्या को ज़्यादा मिला है। तो अगर इसको जोड़े तो ये हो जाएगा 6 9 6 आपका 9 5 14 हो जाएगा, और 3 1 आपका 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कुल मिला जुला कर ये 646 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन ये 646 किसके बराबर है? अगर मान ले पेपर में कुल पूर्णांक यक्स का था, तो विद्या को कितना मिला है? कुल पूर्णांक का 76%। तो कुल पूर्णांक का अगर हम 76% निकालें तो किसके बराबर होगा? ये 646 के बराबर होगा। ठीक है, अब करते क्या है कि इसको हम लोग विभाजित करते हैं। तो विभाजित करने पर कितना आएगा? तो आप देखो, अगर हम इसको काट दें, इसको अगर हम काटें तो 8 बेरी हम काटते हैं। देखिए 8 आपका 8 छक 48 हो जाएगा, और 8 सतह कितना हो जाएगा? 56। 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60। यानी देखिए 8 छक 48, 8 सतह 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे 16 में से 8 गया, 8 बचा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, और अगर हम 76 पंचे बात करें तो कितना हो जाएगा? 380 हो जाता है। यानी कुल मिला जुलाकर अगर हम इसको मिटा दें और हम कहें कि कितनी बार में ये कटा, तो ये कटा आपका 8.5 बार में। ठीक है, अब 8.5 का गुणा अगर हम 100 में करा दें तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 850 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कुल पूर्णांक था वो कितने का था? तो कुल पूर्णांक था 850 का। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 850, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला ये जो हमारा प्रश्न है, करें कि मैथ्यू को जीव विज्ञान में 42%, मतलब 42% नहीं, रसायन में 51, गणित में 58, भौतिकी में 35 और अंग्रेजी में 48 अंक मिले। प्रत्येक विषय में किसी छात्र को अधिकतम 60 अंक मिल सकते हैं। मतलब पूर्णांक अधिकतम कितने का है? 60 का है। इस परीक्षा में मैथ्यू को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले बताना है। तो आप कक्षा 10वीं या 12वीं का जैसे रिजल्ट काउंट करते हो कि कितना आपको परसेंटेज मिला है, सेम टू सेम वही प्रश्न है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं ताकि एकदम क्लियर रहे कि कैसे हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। सबसे पहले क्या है? जीव विज्ञान। तो हम लोग क्या करेंगे? जेवी लिख देंगे ताकि हमको पता रहे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में कितना पाया है? वो 42। रसायन विज्ञान आरवी लिख देते हैं। ठीक है, कितना पाया है? 51 पाया है। गणित जी लिख देते हैं, गणित हो जाएगा। गणित में कितना? 58। उसके बाद भौतिकी, भौतिकी में क्या लिख देते हैं? फिजिक्स लिख देते हैं सीधे, पीएच फिजिक्स हो जाएगा। कितना लिख देते हैं? 35। उसके बाद देखिए अंग्रेजी, इंग्लिश, कितना? 48। तो कह रहा है और प्रत्येक का पूर्णांक कितने का है? तो 60 का है। यानी जीव विज्ञान में भी 60 का, सब में कितने का? 60 का। आप ध्यान से देखो तो वो कौन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अंक पाया है? देखिए उसके रसायन विज्ञान में 51 अंक हैं और गणित में कितना है? 58। इसका मतलब ये है कि उसका जो स्ट्रांग विषय है वो रसायन विज्ञान और क्या है? गणित है। ठीक है, बाकी सब में आपका उसके बाद जो बचता है अंग्रेजी। सबसे कमज़ोर वो है फिजिक्स में, 35 आपका अंक पाया है। तो देखिए पूरा अंक कितना हुआ? तो देखिए 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, सब में 60 अंक मिलते हैं। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 300। यानी जो पूर्णांक है आपका वो 300 का कुल अंक है, और 300 में वो कितना पाता है? तो सब जोड़ लीजिए। देखिए 8 5 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 1 कितना? 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 24। 4 लिख दिए, हाथ में 2 लग गया। उसके बाद देखिए 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 और 2 कितना हो गया आपका? 23 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुल 300 में से 234 अंक मैथ्यू को मिले हैं।
तो प्रतिशत बताना है कि कितना परसेंट मिला है। तो आप कहोगे जितना वो पाया है बटे जितना उसका पूर्णांक है, फिर गुणते 100, उसके बाद परसेंटेज लगा दोगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो काट दोगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 सते 21, 3 8 24। कुल मिला जुलाकर मैथ्यू को 78% अंक मिले हैं। कितना मिला है? 78%। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 76, बी में दिया है 82, सी में दिया है आपका 68, डी में दिया है 78 और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 78% दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। जो अगला प्रश्न रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम, बी ने सी से 25% अधिक तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हों तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? आपको इधर सवाल दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 लोग हैं आप, ए बी सी और डी, ठीक है। अब ध्यान समझिए, जो ए है वो 500 में से कितना प्राप्त करता है? तो 360। 500 पूरा उसका पूर्णांक था, उसमें से 360 वो प्राप्त करता है। तो आप बताओ कितना प्रतिशत ए पाया? तो आप कहोगे जितना उसको मिला है बटा पूर्णांक गुणे 100 कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना परसेंट ए को मिला। तो डबल जीरो से डबल जीरो कटेंगे, तो 5 सते 35, 5 दूना 10, यानी ए को मिला 72%। ठीक है, जब ए को 72 मिला तो यहाँ पे कह रहा है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए। बी से कितना? 10%, ये कम है। इसका मतलब ये है कि बी 10% ज़्यादा होगा। तो अगर ए 72 है तो बी कितना रहा होगा? 10% ज़्यादा रहा होगा, मतलब ये 82 रहा होगा। बात सही है। जैसे ये 82 रहा होगा तो 10 कम हुआ तभी तो 72 हुआ ना। अब देखिए अगला जो कह रहा है कि बी ने सी से 25% अधिक प्राप्त किया, यानी बी जोन है सी से 25% अधिक है। इसका मतलब ये है कि सी 25 कम रहा होगा। इसका मतलब 82 में से 25 को माइनस करिए। तो जब 82 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5, यानी 12 में से क्या जाएगा? आपका 5 जाएगा, बचेगा कितना? यहाँ पे 25 कम करना था ना, तो यहाँ पे ऐसे 25 कम कर देंगे। तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ बचा 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, 57%। यानी सी को कितना मिला? 57% मिला। इसका मतलब ये है कि जो सी था वो बी से कितना कम था? 25% कम था। उसके बाद क्या कर रहा है कि जो सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए, यानी जो सी है डी से कितना कम है? 20% कम है। इसका मतलब डी जो है सी से 20% ज़्यादा होगा। तो अगर ये डी सी से 20% ज़्यादा होगा तो 57 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 77%। यानी जो डी है वो कितना पाया? 77%। तो हमसे यही पूछ रहा था कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो आप देखो डी ने 77% अंक प्राप्त किए। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए ए में दिया है 70, बी में दिया है 75, सी में दिया है 77 और डी में दिया है 85। तो ऑप्शन नंबर सी जो है जिसमें दिया है आपका 77%, वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 14 सवाल हम सॉल्व करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया है। और अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं और वीडियो हमारी आपको पसंद आई है, हमारा परिश्रम बैच आपको पसंद आ रहा है, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि इस चैनल पर एक बैच परिश्रम बैच चलाया जा रहा है जो कि शुरू से मैथ पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं और प्रतिशत का चैप्टर अभी आपके सामने पढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में एक और फार्मूला के साथ, कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।